Okay, so good evening and welcome back to the second session of basic computer skills. पिछले सेशन में दो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा कुछ बेसिक टर्म्स जो डेली लाइफ में कंप्यूटर से रिलेटेड हम यूज करते हैं, उन सब के बारे में हमने समझा। और आई होप सभी चीजें आपको याद होंगी अच्छी तरीके से। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सेकंड वन इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स, कैटेगरीज के बेसिस पे हम कंप्यूटर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है, क्या होती है, किस तरह की होती है, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट है, जिसमें कई अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स आपको दिखाए गए हैं। और कई अलग अलग यहाँ पे तीन कैटेगरीज दी गई हैं। मतलब किस आधार पे हम कंप्यूटर सिस्टम की कैटेगरीज बना रहे हैं, वो आधार क्या है। एक है साइज, साइज के आधार पे, साइज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे कंप्यूटर चार तरह के हो सकते हैं। मैकेनिज्म यानी कि किस तरह के मैकेनिज्म पे वो काम कर रहे हैं, उसके आधार पे तीन तरह के होते हैं। और कहाँ पे उनको यूज किया जाने वाला है, उनका पर्पस क्या है, उसके बेसिस पे दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक एक करके इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज चार तरह के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर की तरफ जब हम नीचे बढ़ेंगे, तो पावर, कंप्यूटिंग कैपेसिटी, कॉस्ट पर बिट, उनका प्राइस, सारी चीजें कम होती चली जाएंगी। यानी कि अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, तो सुपर कंप्यूटर इन चारों में से सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे पावरफुल टाइप का कंप्यूटर होगा। और माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए, तो इन चारों कैटेगरीज में से सबसे छोटा, सबसे सस्ता और कम पावरफुल कंप्यूटर होगा। सुपर कंप्यूटर क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखो। सबसे बड़ा और सबसे तेज, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट। कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? 5+2 इज एन इंस्ट्रक्शन, 10 × 2 इज एन इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी कैलकुलेशन जो एक कोई कमांड में कंप्यूटर को दे रहा हूं, दैट इज इंस्ट्रक्शन। और कंप्यूटर सिस्टम एक सेकंड में कितने ऐसे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर पा रहा है, पूरा कर पा रहा है, इस पे उसकी स्पीड डिपेंड होती है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, वो जनरल MIPS या TIPS में नापी जाती है। MIPS का मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कितने मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एक कंप्यूटर हमारा परफॉर्म कर पा रहा है, इसके बेसिस पे उसकी स्पीड मेजर की जाती है। इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स। यहाँ पे हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स होते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे एक टाइप हम पढ़ेंगे कि एक होता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी टास्किंग में और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आगे चल के जानेंगे। बेसिक यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप एक बार में, मतलब एक साथ कई सारी चीजें कर सकते हो। मल्टीटास्किंग का मतलब है आप एक साथ में कई सारी चीजें कर सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है आप एक साथ में कई सारी चीजें कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक भी चला सकते हो, आप फुटबॉल भी खेल सकते हो, आप खाना भी बना सकते हो। ये हो गया मल्टीटास्किंग। सारे काम कर सकते हो, लेकिन एक के बाद एक साथ नहीं कर रहे हो।
बाइक पे बैठे खाना बनाते हुए फुटबॉल खेल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब आप कई सारे काम कर सकते हो, एक साथ नहीं कर रहे हो, एक के बाद एक कर लोगे। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगा? बाइक चला रहे हो, फोन पे बात करते हुए जा रहे हो, दोनों काम कर सकते हो आप, और दोनों एक साथ कर रहे हो रियल टाइम में। दिस इज मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये मल्टी प्रोसेसिंग वाले होते हैं, ये एक साथ में कई सारे काम कर सकते हैं, करते हैं। इन्हें कहाँ यूज किया जाता है? साइंटिफिक और जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट होना है, तो वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कोई साइंटिफिक सिमुलेशन होता है। साइंटिफिक सिमुलेशन क्या होते हैं? जैसे कोई रॉकेट लॉन्च किया जाना है। अब रॉकेट लॉन्च करने के लिए हम हर बार एक नया रॉकेट बनाएंगे और इसे लॉन्च करके थोड़ी टेस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा कॉस्ट इसमें हमारी इनकर होगी। इसलिए क्या किया जाता है? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, वहां पे सिमुलेशंस का यूज करके टेस्टिंग की जाती है। बहुत बेसिक सा इसका सिमुलेशन का एग्जांपल है। आप कोई ऐसा गेम खेलते हो, अरे बहुत सिंपल सिंपल से गेम आते हैं, कार सिम्युलेटर, ट्रक सिम्युलेटर। बहुत लोगों ने खेला होगा डॉक्टर ड्राइविंग। डॉक्टर ड्राइविंग में क्या है? भाई कार चला रहे हो, जैसे कार के सभी चीजें होती हैं, पेडल है, ब्रेक है, हैंड स्टेयरिंग है, वो सारी चीजें आपको वहां पे दी गई हैं। आप सॉफ्टवेयर का यूज करके उस फिजिकल चीज को चलाना सीख रहे हो, सिमुलेट कर रहे हो, एक्चुअली में उसको नहीं कर रहे हो। तो सिमुलेशन में काम आता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में काम आता है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। हो सकता है पेपर में एक आध क्वेश्चन इसका कहीं ना कहीं पे दिख जाए। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था, और इसको डिजाइन किया था रॉजर क्रे ने। रॉजर क्रे ने 1976 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, और इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया क्रे वन। क्रे वन इसका नाम रखा गया। ठीक है। फिर इंडिया में भी बना। इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम, PARAM। तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो होगा परम। दुनिया का सबसे पहला अगर आपसे कोई सुपर कंप्यूटर पूछेगा, आपका आंसर होगा रॉजर क्रे। सॉरी, रॉजर क्रे ने बनाया, और सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे वन। जैसे कब बनाया गया? 1976 में। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस तरह के होते हैं, देख लेते हैं। हाँ, सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है। विक्रम भटकार ने डिजाइन किया था, बनाया था परम को। अच्छा चलो, इसी बात पे एक क्वेश्चन। हु इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया? इंडिया में, इंडिया के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? चैट बॉक्स में बताइए। नो, चार्ल्स बेबेज नहीं। चार्ल्स बेबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर है भाई। बहुत सारे फादर्स की लिस्ट कल हम याद करेंगे। फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो, मदर ऑफ ये, सारी बहुत सारी चीजें होंगी। फादर ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, सेमोर क्रे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है। मैं बात कर रहा हूं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया में सुपर कंप्यूटिंग कौन लेकर के आया? उनका नाम है विजय पांडुरंग भटकार, विजय भटकार। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आंसर दिया था किसी ने, विजय भटकार। हाँ सिद्धि। ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। यही एक एक नंबर की क्वेश्चंस हैं जो आपसे
एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सिमोर क्रे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया, विजय पांडुरंग। ठीक है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन कब बनाया गया? 1976 में। किसने बनाया? रॉजर क्रे ने। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कई हजारों यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक बार, मतलब एक साथ में वो प्रोसेस कर सकता है। ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। ये भी मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग होता है। मेन फ्रेम को कई सारे यूजर्स को एक साथ परमिशन देने के लिए, मतलब एक साथ तो उसको प्रोसेस कराने के लिए बनाया गया है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्रक्स क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मल्टीपल यूजर्स के लिए है। मल्टीपल यूजर्स अगर हमें परमिट करने हैं तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये कई सारी प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ प्रोसेस कर पाएगा। इसको बहुत मतलब मेन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक्स है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, ये जो बैंक है। उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम कंपनीज है, रिलायंस है, बीएसएनएल है, जियो वगैरह, ये सारी जो एयरटेल है, ये जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज है, या फिर जो वाईफाई सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती हैं, वो सारी कंपनीज हैं। इनको बहुत ज्यादा अमाउंट का डेटा हैंडल करना पड़ता है। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ यूज किया जाता है? नहीं, स्कूल कॉलेजेस एंड इंडस्ट्रीज में मेन फ्रेम्स यूज नहीं होते हैं, कर सकते हैं। बट जनरली क्या है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करना है, बहुत ज्यादा डेटा, तो बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करने के लिए हम यूज करते हैं कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तनु कुशवाहा, आपका क्या क्वेश्चन है सर? संडे को किसका एग्जाम है? संडे को आई थिंक जो है आपका आरबीएस कॉलेज में है। आप आरबीएस कॉलेज में है तनु कुशवाहा? तनु, आप आरबीएस में है क्या? आगरा कॉलेज में। आगरा कॉलेज में संडे को किसका एग्जाम है अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। आई कंफर्म, फिर मैं उसके बाद आपको बता सकता हूँ। अभी मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है ज्यादा। ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मिड साइज के होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स होते हैं। ये एक बार में लगभग लगभग 200 यूजर्स तक को सपोर्ट कर सकते हैं। इनकी जो पावर होती है वो माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बीच में होती है। तो हमें जब बहुत सारा डेटा मेंटेन करना है तो मेन फ्रेम, बहुत सारा नहीं और थोड़ा डेटा भी नहीं मेंटेन करना है, मतलब कम पावर वाला अगर हमें कंप्यूटर चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स को स्कूल लैब्स में, कॉलेज लैब्स में यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद में फाइनली हमारे पास में आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो इस सारी कैटेगरीज में से सबसे लेस पावरफुल, लीस्ट कॉस्टली कंप्यूटर्स होते हैं। इनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। इन्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनको हमारे यूज के लिए बनाया गया है, जो मल्टीटास्किंग होते हैं। इससे ऊपर वाले कंप्यूटर्स कैसे थे? मल्टी प्रोसेसिंग, लेकिन ये कैसा है? मल्टीटास्किंग। लैपटॉप्स हो गए, हमारे डेस्कटॉप हो गए, इन्हें हमारे सिंपल ऑफिस वर्क के लिए, घरों के कामों के लिए, मूवीज टीवी वगैरह देखने के लिए, इसी के लिए डिजाइन किया गया है नॉर्मली। इससे ज्यादा काम ये नहीं कर सकते। अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट? एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करके बताइए।
यहाँ तक सब चीजें समझ में आई, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी पे चलेंगे। ये जो कैटेगरी थी ये थी साइज के बेसिस पे। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है, दिस इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब किस तरह के इनपुट पे काम कर रहा है कंप्यूटर। इनपुट हमारे पास में फिजिकल हो सकता है, और आपका, एक सेकेंड रुकिएगा बस। देखिए, आई विल शेयर दिस पीपीटी एंड द रिलेटेड नोट्स इन दी व्हाट्सएप ग्रुप एंड एवरीथिंग। ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएंगी बाद में, यूनिट खत्म होने के बाद में। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं आई विल शेयर इन दिस ग्रुप ओनली। तो अभी एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी पे काम करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? स्पीड हो गई, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये सारी कौन सी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। भाई, क्या क्या चीजें हो जाएंगी इसमें? ओडोमीटर। बाइक में ओडोमीटर होता है जिसमें डिस्टेंस दिखाई देती है, कितनी चल चुकी है आपकी कार, दैट इज ओडोमीटर। उसके अलावा जो दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क की प्योरिटी को नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए वो अमीटर का यूज होता है। उसके अलावा वोल्ट मीटर होता है। टेम्परेचर यूज करने के लिए थर्मामीटर होता है। तो जितने भी मतलब ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। तो हर एक मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज है बेसिकली, यहीं पे हमारी बात आ जाती है। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको जो डिवाइस, जो कंप्यूटर मेजर कर रहा होगा, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर। और अगर वो डिजिटल सिग्नल्स है तो डिजिटल सिग्नल्स को, अगर हम डिजिटल सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं, 0 1 पे काम कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होगा। जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, जितने भी हैं ये सारी चीजें, दीज ऑल आर डिजिटल कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद में आ जाती है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हर जगह हाइब्रिड कंप्यूटर दिखाई देगा आपको। बिल्कुल, हाइब्रिड आईसीयूज में यूज होता है। आईसीयूज में जो जितनी डिवाइसेस हैं वो सब क्या है, आपकी फिजिकल मतलब बॉडी की रीडिंग्स ले रही है, बॉडी की रीडिंग्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कंप्यूटर का और फिजिकल एनवायरनमेंट का जितना ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है उतना ज्यादा हमको ये हाइब्रिड डिवाइसेस मिल रही है। मतलब हाइब्रिड डिवाइसेस का ही यूज करके हम फिजिकल एनवायरनमेंट और मशीन को आपस में इंटरेक्ट करा पा रहे हैं। आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन इज एन हाइब्रिड डिवाइस। हाइब्रिड डिवाइस इसको क्यों कहा जाता है? आपके मोबाइल फोन में जाइरोस्कोप होता है। जाइरोस्कोप जिसका यूज करके आप आ, वो मेजर कर सकते हो, क्या बोलते हैं, नाम नहीं आता रहा उसका। आपके मोबाइल में जाइरोस्कोप है, ठीक है। कुछ मोबाइल फोन्स में आपके वो देखने को मिलेगा, आईआर सेंसर, जिसका यूज करके टीवी और एसीज वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब क्या है? ये हाइब्रिड के एग्जाम्पल है। Okay? इसके बाद एक कैटेगरी आती है पर्पस के बेसिस पे, कहाँ यूज हो रहा है। तो दो तरह के पर्पस हो सकते हैं, एक होता है हमारा जनरल पर्पस, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर एक कोई कंप्यूटर है, कोई डिवाइस सबके इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है तो वो जनरल पर्पस है। जैसे मोबाइल फोन कोई भी यूज कर सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है बच्चा है बूढ़ा है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। लेकिन स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज which are designed for a
स्पेसिफिक यूज। जैसे आपका टैली, वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए ही बनाया गया है। मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, एक्सरे एक्सरे वाली मशीन है, और एमआरआई वाली मशीन है। तो ये सारी मशीन्स क्या है, ये जनरली आप यूज नहीं करते। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका चलो मन कर रहा है, आज एक एमआरआई मशीन खरीद के ले आते हैं, घर में रखेंगे, क्या यूज करोगे उसका? कोई इसका यूज नहीं है आपके लिए। तो वो स्पेशल पर्पस है, वो मेडिकल पर्पस के लिए बनाया गया है। मेडिकल लाइन में ही उसको यूज करोगे, आपको उसका लाइसेंस भी नहीं मिलेगा भाई यूज करने के लिए। ये नहीं, चलो आज मन कर रहा है एक एयर डिफेंस सिस्टम ले आते हैं, एयर डोम ले आते हैं, तो आपके यूज का है ही नहीं वो, आपको कई कई चीजों की तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो दो सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूज, और वो उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में उसी स्पेसिफिक जगह पे यूज भी होंगे। ये तो हुआ हमारे जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। जो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस में साफ साफ हम ये और देख सकते हैं कि जो जनरल पर्पस है उसको तो कोई भी कितना वो खरीद सकता है, और वो कम कॉस्टली मिलेंगे। लेकिन स्पेशल पर्पस जो होगा, वो उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में एक हमारे पास में है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी है उसके बारे में थोड़ी चीजें हमें पढ़नी है। बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दो ही तरह की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। रोम को मैंने थोड़ा सा अलग करके रख दिया है। हालांकि रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी, वो प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट होता है, उसी में उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन मैंने इसको अलग रखा है सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो मैं आपको भी बताऊंगा। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ये क्या हो? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? देखिए अपनी स्क्रीन मैंने शेयर की है। और यहाँ पे एक डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। ओके, इसको एक बार जनरेट कर लेने दो, फिर एक डिफरेंस टेबल आएगी, उस डिफरेंस टेबल से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन। प्राइमरी मेमोरी इज यूज फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग एक्टिव प्रोसेस। मतलब प्राइमरी मेमोरी में डेटा होगा, लेकिन सिर्फ टेम्पररी तौर पे होगा। सेकेंडरी मेमोरी यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज इवन व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें डेटा टेम्पररी होता है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट होता है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब जैसी पावर ऑफ होगी, डेटा गया। बहुत सिंपल सा एक आपने देखा होगा, आप किसी डॉक्यूमेंट पे, वर्ड पे या एक्सेल पे काम कर रहे हो, अभी आप सेव नहीं कर पाए, बाई चांस आपका सिस्टम ऑफ हो गया,
तो जितना काम आपने किया था सब चला जाएगा, क्योंकि वो अभी तक प्राइमरी मेमोरी में था। जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे बस थोड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन ये आ जाता है कि प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन में बोला गया था कि यहाँ पे डेटा टेम्पररी होता है, लेकिन जो हमारे पास में रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा परमानेंट होता है। बस इसी एक कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से मैंने रोम को एक तीसरी अलग कैटेगरी में रखा है। सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, यूएसबी ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, दीज ऑल आर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। स्पीड, प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए, प्राइमरी मेमोरी का साइज या स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। वॉलेटिलिटी की बात की जाए, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है एक्सेप्ट रोम, देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट रोम विच इज नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब पावर ऑफ डेटा खत्म। तो रोम को छोड़ के, रीड ओनली मेमोरी को छोड़ के, सारे जो प्राइमरी मेमोरीज हैं वो वॉलेटाइल होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, पावर ऑफ कर दो ऑन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो डेटा है वो बना रहेगा। कॉस्ट अगर बात की जाए, प्राइमरी मेमोरी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, सेकेंडरी मेमोरी कम एक्सपेंसिव होती है, ये थोड़ी चीप मिल जाती है। तो ये वापस आ जाते हैं हम यहाँ अपने प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे तीन तरह की प्राइमरी मेमोरी दी गई है, तीनों क्या है, ये तीनों नॉन वॉलेटाइल, जो वॉलेटाइल टाइप की है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। रैम है, रैम का यूज क्या किया जाता है, सीपीयू में जो भी करंट टास्क चल रहा है, सीपीयू में जो भी करंटली टास्क चल रहा है, उस टास्क को टेम्पररी तौर पे स्टोर करने के लिए रैम का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी क्यों यूज की जाती है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है सीपीयू की स्पीड को फास्ट करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो होता क्या है, सीपीयू जब हमारा एग्जीक्यूशन करता है तो सीपीयू में जो भी डेटा आना होता है वो रैम से आता है। सीपीयू और रैम के बीच में थोड़ी डिस्टेंस है, तो क्या करते हैं हम, रैम में से कुछ ऐसा डेटा जो बहुत ज्यादा बार यूज किया जा रहा है उसको कैश मेमोरी में लाके रख लेते हैं। सीपीयू और कैश मेमोरी की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी कम होती है, तो जब भी कोई ऐसा डेटा जो बार बार यूज किया जाने वाला है उसको कैश मेमोरी में लाके रख लेंगे, जब भी सीपीयू को चाहिए होगा पास में से उठा लेगा। फिर होते हैं रजिस्टर्स, रजिस्टर्स छोटे छोटे स्टोरेज लोकेशंस होते हैं सीपीयू के अंदर, जहां डेटा स्टोर होता है, जहां कैलकुलेशन होता है। तो सीपीयू इज मेड अप ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में तीन टाइप की हमारे पास में हार्ड डिस्क है, एसएसडी है और ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं। ऑप्टिकल में आपकी सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क आ जाती है, फुल फॉर्म्स है सारी याद रखो। एचडीडी की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लूरे तो ब्लूरे है ही। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब जो रीड ओनली मेमोरी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी बहुत जरूरी होती है। क्यों, रोम प्राइमरी में आती है लेकिन नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको फर्मवेयर कहा जाता है, नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम के अंदर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको फर्मवेयर कहा जाता है। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये जरूरी होते हैं कंप्यूटर को ऑन कराने के लिए। मतलब कंप्यूटर जब हमारा ऑन होता है ना, तो सबसे पहले रोम के अंदर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, जिसमें हमारे पास में एक आता है बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज, और दूसरा होता है बूट लोडर। उसके बाद में कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आती है। चार तरह की है। मास्क रोम, मास्क रोम क्या है, जैसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके दे दी, जो उसमें इंस्ट्रक्शन फिल करके दे दिए वही बने रहेंगे और कुछ नहीं होगा। प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम उस टाइप की रोम होती है जिसका डेटा आप इरेज कर सकते हो और उसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल कैसी होती है, इसके डेटा को आप इरेज करके दोबारा से डाल सकते हो। कैसे इरेज होगा, ये जो इरेजेबल वाली होती है ना, इस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को
क्या करना होता है हमको, थोड़ी बहुत देर धूप में रख दोगे तो जो यूवी लाइट होंगी, यूवी लाइट की वजह से इसका डेटा इरेज हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए किस टाइप की रोम में यूवी लाइट की वजह से डेटा इरेज कर सकते हैं, तो वो होती है ईपी रोम। फिर उसके बाद में होती है डबल ईपी रोम या ई टू पी रोम। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का यूज करके यहाँ पे इसके डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगर आते हैं तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें पहले ही हो चुकी हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीयू, जिसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या करता है, जितने भी मतलब लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन होने हैं वो सारे सीपीयू में ही होने हैं। देखो इस तरह का होता है सीपीयू, छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसके बाद रैम, रैम के बारे में हमने पढ़ लिया, रैम इस तरह की दिखाई देती है। ये कैसी दिखती है, ये भी यहाँ पे एक फोटो लगी है, इससे आप आराम से देख के पहचान सकते हो, रैम है। फिर उसके बाद में एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस को बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर काम करता है डीसी पे, डायरेक्ट करंट पे। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी। अगर डायरेक्ट हमने एसी करंट सप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम का जो बोर्ड है, जो सर्किट है, वो जल जाएगा। जैसे अगर हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी अडेप्टर चाहिए होता है ना हमको। वो अडेप्टर क्या करता है, वो अडेप्टर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का काम होता है, ये जो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है सॉकेट, यहाँ पे हम पावर कॉर्ड लगाते हैं जो एसी करंट इनपुट में देती है, और एसएमपीएस के अंदर का सर्किट इसको कन्वर्ट कर देता है डीसी करंट में। यहाँ पे देखो एक फैन भी लगा हुआ है। फैन क्यों लगा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का एक हीटिंग इफेक्ट होता है, करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे सिस्टम से बाहर निकाल देने के लिए यूज किया जाता है एसएमपीएस, मतलब ये जो फैन है इसका। इसके बाद मदरबोर्ड होता है। ये मदरबोर्ड है, देखो इस तरीके का सर्किट होता है, ऐसे डेटा यहाँ पे मदरबोर्ड पे ट्रैवल करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा पूरे बोर्ड पे ट्रैवल कर रहा है। ये जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे, पूरा पाथ बना हुआ है सीधा सीधा, ये होता है बसेस, इन्हें बस कहा जाता है। ये वो रास्ते होते हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है पूरा। ये सीपीयू के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का। तो डेटा ऐसे ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर। तो फिर से एक बार, ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे डेटा इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। देखो सारे कंपोनेंट्स है, कितने सारे कंपोनेंट्स है, सब आपस में एक दूसरे से इन पाथ्स के थ्रू कनेक्टेड है। रोड जैसा मान लो, ये जितने भी ब्लॉक्स हैं सब रोड्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, सब जाके फाइनली सीपीयू से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मदरबोर्ड है। इसके बाद में आ जाओ, मदरबोर्ड आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर एक होता है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू सीपीयू की तरह होता है, ये लोड शेयरिंग के लिए काम आता है। जैसे अभी अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ सीपीयू है, तो सीपीयू क्या कर रहा है, सारे काम भी कर रहा है और मॉनिटर पे डिस्प्ले भी दे रहा है। अब वो सारे काम भी करेगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले भी देगा, लोड ज्यादा हो गया ना उस पे। और फिर अगर आप कोई बहुत हाई ग्राफिक्स वाला कोई काम करने लगो तो सीपीयू की ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, सीपीयू के साथ में ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर एक ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। ये ग्राफिक कार्ड क्या करता है, आपके मॉनिटर पे आउटपुट देने की सारी जिम्मेदारी आ जाती है फिर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक कार्ड पे। अब क्या करेगा, जितना भी ग्राफिक वाला काम है वो सब ये संभालेगा, कैलकुलेशन वाला काम है वो सीपीयू संभालेगा। तो अगर आप हाई एंड गेमिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, 3D मॉडलिंग कर रहे हो, तो जीपीयू आपके लिए जरूरी है। अकेले सीपीयू पे काम करोगे सिस्टम बैठ जाएगा। फिर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है, देखो ये एक राउटर है हमारे पास में, राउटर होता है जिनको नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है, इथरनेट केबल्स हैं, एक स्विच है हमारे पास में, मॉडेम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ तक आज कवर हो गई हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी हमने कंप्लीट कर लिया, डिस्कस कर लिया। आई होप सभी को यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एनी डाउट्स?
रिकॉर्डिंग मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आज के लिए इतना ही है।